जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक मोल कॉन्सेप्ट का 2 लेक्चर्स हो चुका है, तो अब ये आज का तीसरा लेक्चर है। तो तीसरा लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। उसके पहले आइए जान लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का कुछ बेसिक्स जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं, उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एक मोल की बात करते हैं, तो मोल को हम लोग 3 टर्म्स में कैलकुलेट करने सीखे थे। पहले क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास। अगर मास के टर्म में दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालते हैं। दूसरा, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या अगर दिया हुआ रहेगा वॉल्यूम गैस का, उस कंडीशन निकालते थे। और तीसरा निकाल था ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 3 केस में लोग सीखे थे मोल निकालने के लिए। मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? एन से रिप्रेजेंट करते थे। तो मोल को अगर देखा जाए तो इसके केस में हम लोग देखे थे फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मास। गिवन मास मतलब m ले लिए थे और मॉलिकुलर मास कैपिटल M, एक ये फॉर्मूला देखे थे। एसटीपी के केस में देखे थे मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। और तीसरा देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मोल का फॉर्मूला निकालने सीखे थे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसमें एवोगाड्रोस नंबर का हम लोग वैल्यू क्या लिए हुए थे? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसमें एसटीपी में V0 का वैल्यू लिए हुए थे 22.4 लीटर्स। ये सब सारा डिस्कस हो चुका था। तो अगर हम बात करते हैं मोल का, तो मोल अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा। मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी क्वेश्चंस कुछ हम लोग कर लिए थे। ये तीनों केस में अलग से डिस्कस किया हुआ है सारा क्वेश्चंस, तो एक बार आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, तो उसके वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए जल्दी इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऑक्सीजन ले सकते हैं या फिर आप वाटर ले लो, थोड़ा और समझने के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला सबको पता है कि H2O होता है। अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करते हैं तो H2O ये वाटर हो गया। अगर इसका मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो हम लोग निकाले कि इतना थे 18 ग्राम, राइट। ये 1 मोल का मास था। 1 मोल का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर मास। तो 1 मोल का मास हो गया, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 0.5। अब बोल रहा है 1 मोल का 18 ग्राम है, तो ये 0.5 मीन्स आधा मोल। आधा मोल का कितना हो जाएगा? 9 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूलाज कर लेते हैं। यहाँ मास के टर्म में दिया, तो मास के टर्म में हम लोग फॉर्मूला दे गए थे गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। ये दिया हुआ मेरा 0.5 मास निकालने बोल रहा है, और मॉलिकुलर मास क्या है? 18। इसको हम लोग मॉलिकुलर मास ले लेते हैं। अब इससे हम लोग को पता मिल जाएगा 18 इंटू 0.5 दैट इज़ 9 ग्राम। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 1 मोल की बात करें, 1 मोल की बात करें तो मॉलिकुलर मास, 1 मोल की बात करें तो एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब उसी को अगर 2 मोल की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मोल की बात करें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ मोल की बात करें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 1/7 मोल की बात करें तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ करना नहीं है। जैसा एक बोलते हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन में क्या जाता है मेरा? 12। अगर 2 डजन बोलेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हाफ डजन बोलेंगे तो हाफ से 12 को मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 12 क्या है? फिक्स है। 12 क्या है? फिक्स है। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ दिया हुआ तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी टाइप का मोल की भी बात करते हैं। 1 मोल हमारा क्या है? फिक्स है। 1 मोल क्या है? मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास के बराबर लेना। अगर 2 मोल बोल रहा है तो मॉलिकुलर मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1/7 मोल बोल रहा है तो मॉलिकुलर मास को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मास के टर्म में था। अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में देखते हैं, तो 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? Na था। Na का वैल्यू अभी लिखवाया था 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 2 मोल बोल रहे तो सिंपल क्या करना है? ये 2 को Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बोल रहा है कि 5/7 मोल्स है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि
मोल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट कैन बी आइदर अ होल नंबर, कंप्लीट नंबर, और इट कैन बी अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5/7 मोल बोल रहा है तो 5/7 को n से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही करना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है सेम आपको लगाना है। और हम पहले भी बता चुके हैं मोल कुछ नहीं है, मोल बस एक नंबर है। अलग अलग टर्म्स के केस में अलग अलग नंबर है, ठीक है। मास के केस में मॉलिक्यूलर मास है, और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के केस में, एसटीपी के केस में तो वो वॉल्यूम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस एक नंबर है। आपको नंबर ही कैलकुलेट करना है और कुछ करना नहीं है। सिंपल सा मैथ्स है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक सा चीज़ था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल्स, दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गया? हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है ताकि हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करने में ईजी हो। अब भाई कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? नया वर्ड आप बोल दिए सर, हर बार नया चीज़। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है ना, हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम 2 चीज़ हम लोग को चाहिए होता है। एक सॉल्यूट चाहिए होता है, एक सॉल्वेंट चाहिए होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशंस। उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो सॉल्यूशन उसमें जो पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन। तो उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर को, उस टाइम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ उसका बेसिक्स जान लेते हैं ताकि उस टाइम समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। 11th क्लास का भी पहला चैप्टर में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स दिया हुआ है, लाइक मोलरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 12th क्लास में कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स दिया हुआ है। मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तो दिया हुआ ही है। इसके अलावा दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ये सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो टोटल उसमें जो भी दिया हुआ तो हम लोग सेकंड, मतलब जब भी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसमें तो आ जाएगा। लेकिन कुछ उससे पहले बेसिक्स आज जान लेते हैं। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम लोग को मोल का यूज़ पड़ जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपका श्योर है कि हर एग्ज़ाम में, किसी तरह का भी बोर्ड हो, एग्ज़ाम में आना ही आना है। ये मोल तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि मोल अगर आपको आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन भाई इसीलिए क्या है ना कि मोल पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि बच्चे 11th-12th पास कर जाते हैं, उनको मोल निकालने नहीं आता। फिर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई या नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ फिर उनको प्रॉब्लम होता है, फिर से उनको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये लेक्चर के थ्रू जा रहे हैं तो मोल आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। आते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंसंट्रेशन मतलब आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा ना कि अगर मतलब कंसंट्रेट करना मतलब गाढ़ापन करना है। केमिस्ट्री में आप जनरली देखते होंगे 2 टर्म यूज़ किया जाता होगा केमिकल रिएक्शन में, एक कॉन्क, एक डाइल्यूट। ये कॉन्क किसके लिए लिखा जाता है? कंसंट्रेटेड के लिए। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेटेड के लिए लिखा जाता है शॉर्ट में कॉन्क। और डाइल्यूट को शॉर्ट में लिखा जाता है DIL, ठीक है। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, स्ट्रॉन्ग वाला, और डाइल्यूट मतलब होता है फीका, हल्का वाला। तो जब भी जैसे हम लोग बात करते हैं H2SO4, आप देखते होंगे ये क्या है? एसिड है। अगर इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 लें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो रिस्की होता है लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह करने के लिए। तो उस केस में हम लोग H2SO4 देखोगे आप कि बच्चों के लोग के लिए क्या लिया जाता है? डाइल्यूट लिया जाता है, ताकि वो रिस्क फ्री रहे। क्लियर? आपका ये जो एसिड है आप कंसंट्रेटेड भी ले सकते हैं, डाइल्यूट भी ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड क्या रहता है? थोड़ा हार्मफुल रहता है, नुकसान कर सकता है आपको। और ये डाइल्यूट क्या रहता है? फीका रहता है। तो कंसंट्रेटेड मतलब ज़्यादा गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब फीका। आप देखते होंगे दूध वाला आपके घर में दूध देने आता होगा, तो आप अनुमान लगा लीजिए वो कंसंट्रेटेड दूध देता होगा, प्योर दूध गाढ़ा देता होगा, या फिर डाइल्यूट देता है। हर दूध वाला डाइल्यूट देता है, उसमें कुछ मिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। मिक्स किया हुआ रहता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को जब मिक्स करते हैं दैट फॉर्म्स सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स समझने से पहले हम लोग कुछ सॉल्यूशन के बारे में 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो होता है ये 2 चीज़ से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये दोनों इसका पार्ट होता है। जैसे सॉल्यूट आप देखते हो कि बुक में ये लिखा हुआ रहता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म्स सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ रहता है। सॉल्यूशन बेसिकली बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ की ज़रूरत रहती है। क्या क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शुगर, सॉल्वेंट में ले लेते हैं वाटर। तो ये शुगर वाटर का सॉल्यूशन बन जाता है ना, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बन जाता है। इसमें आप देखते होंगे कि जो शुगर है, चीनी, वो हम लोग कम अमाउंट में डालते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करके समझना चाहेंगे तो ये एक गिलास ले लिए,
आपके घर में कुछ गेस्ट लोग आते हैं तो आप क्या करते हो, शरबत या कुछ वैसा बनाते हो। तो अब मान लो चलो गर्मी का टाइम है, तो क्या करोगे ना कि ठंडा पानी लोगे, उसमें फिर क्या करोगे, थोड़ा सा चीनी डालोगे, शुगर, फिर उसके बाद नींबू डालोगे। तो आप क्या क्या डाल रहे हो, देखो ये तो क्या था कि पूरा इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ऊपर से हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, शुगर, फिर पुट कर दिए लेमन, और भी कुछ पुट कर सकते हैं आप उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है इसमें। बाकी देख सकते हैं कि ये सब लेमन हल्का सा डालते हैं, शुगर 1 या 2 चीनी डाल देंगे, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द उसका टेस्ट। तो अब क्या देखो कि ये सब जो लेस अमाउंट में दिया गया है और ये क्या है, मोर अमाउंट में है। तो जो लेस अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारा कोई जरूरी नहीं सिर्फ एक रहे, सॉल्यूट कैन बी 1 और मोर देन 1, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये सॉल्यूट है 1 और मोर देन 1, और सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। यहाँ पर वो दिख रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, अगर आप वही चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे शुगर पुट कर रहे हो, चीनी पुट कर रहे हो, ठीक है, तो 1 चम्मच चीनी डाले तो थोड़ा सा मीठा कम रहेगा, 2 चम्मच डाले तो मीठा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 3 चम्मच डाले तो मीठा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट हम चीनी का डालते जा रहे हैं, शुगर का डालते जा रहे हैं, उतना उसका कंसनट्रेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब गाढ़ापन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग कंसनट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कंसनट्रेशन टर्म्स का यूज़ करना क्या है कि कितना वो कंसनट्रेटेड है या कितना वो डाइल्यूट है, बस ये चीज़ निकालना है। तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंसनट्रेशन टर्म्स। कुछ क्या क्या कंसनट्रेशन टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंसनट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और एक वॉल्यूम। वो देखा जाता है, आपके बुक में लिखा हुआ है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड समथिंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो कैसे डिपेंड करता है, आप जहाँ देखोगे वॉल्यूम वाला टर्म जहाँ आएगा वो क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जहाँ वॉल्यूम वाला टर्म नहीं रहेगा दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब मास हो जाता है। अब देखते हो कि मास हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे आप एक बर्तन ले लो, ठीक है, बर्तन में आप क्या करो, 2 लीटर पानी ले लो, 2 लीटर 5 लीटर जो भी आपका मतलब बर्तन का कैपेसिटी है उस हिसाब से। चलिए हम इसमें वाटर ले लेते हैं 2 लीटर्स, ठीक है, ये ओपन है अभी। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करेंगे, जब ये ओपन है देख धीरे धीरे क्या बनेगा, ये वेपर बन के हल्का हल्का एटमॉस्फेयर में उड़ता चला जाएगा। अब कुछ समय के बाद आएगा कि देखोगे आप 1 घंटा के बाद जितना पहले 2 लीटर वॉल्यूम था, अब वो हो सकता है 1 लीटर बच गया हो या 0.5 लीटर्स बच गया हो। मतलब ये हीट कहाँ बढ़ा है, जब हम मतलब टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जिस सराउंडिंग का बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ना। तो वॉल्यूम तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी पिस्टन का, सिलेंडर और पिस्टन के बारे में तो आपको पढ़े ही होंगे, ये क्या हो जाता है, पिस्टन, ठीक है। अब ये क्लोज है, मतलब इतना फिक्स है इसका। अब धीरे धीरे क्या किया, इधर से हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे, तो यहाँ पे जो एयर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में इनका मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इधर उधर सब मतलब रैंडमली इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पिस्टन यहाँ फिक्स है सिलेंडर में, ये क्या करेगा, इस जगह से उठ के थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर जाएगा, जिस हिसाब से हम इसको हीट या टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, या टेम्परेचर घटाने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है, मतलब टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, राइट। लेकिन इसके अंदर का जो मास था, इसके अंदर जो गैस का मास था वो क्या फिक्स है, मास पे टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग 2 चीज़ में देखते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड अदर इज़ मास डिपेंडेंट। जो वॉल्यूम डिपेंडेंट रहता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो मास वाला रिलेटेड लेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कुछ अभी डिस्कस करते हैं, जैसे डिस्कस करते करते ही पता चल जाएगा कि करना क्या है, मतलब कौन मास इस पर डिपेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सबसे पहले आता है हमारा मोलैरिटी। इसको भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं वो अलग हो जाता है, ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये पहला पॉइंट हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स लेना है, प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मोल्स किसका लेना है, सॉल्यूट का, और यहाँ वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अब हम लोग इसका जो फॉर्मूला देखते हैं तो मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं मोलैरिटी। इसी डेफिनेशन को हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, आपको लीटर्स में लेना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर्स में लेना। मोल तो मतलब उसका यूनिट ही मोल होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं मोलैरिटी के, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम, एक ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। अभी चलिए थोड़ी देर में उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी का अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को क्या लिखते हैं MOL, और नीचे क्या लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं लीटर में। इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ये हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोल पर लीटर, इसका एसआई यूनिट ये हो जाता है। अभी अब थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम वाला एक टर्म आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम वाला टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। टेम्परेचर के कारण वॉल्यूम चेंज होता है ना, अब थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और था कि जो मोल पर लीटर है ना, इसी को लिखा जाता है शॉर्ट में कैपिटल M, जो यहाँ पे लिखे हुए ना मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो ये 4 बेसिक सब पॉइंट्स हो जाता है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी अगर आपको समझ में आ रहा है ये वाला, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, चलिए फिर से वापस मोल्स में आते हैं। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला था गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट वॉल्यूम एट STP। चौथा फार्मूला यहाँ से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ये वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। ये क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। यहाँ पे M जो है वो कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है, और यहाँ पे कैपिटल हम लोग मोलिकुलर मास के लिए लिए थे। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, लेकिन आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा मतलब ये मोलैरिटी को हम चलो कैपिटल M ले रहे हैं, क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ रहता है। आप उसको XYZ कुछ भी ले लो, लेकिन वहाँ मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे चलिए मोल्स का ये फॉर्मूला आ जाता है, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, ये फॉर्मूला आ गया। तो अभी तक ये 3 तो समझ में आ गया था। हम बोले थे धीरे धीरे हम लोग और भी फार्मूला मिलता चला जाएगा आपको। इसको ऐसा नहीं कि मगअप करना है, यू हैव टू मगअप, मतलब आपको बस समझते जाना है, ठीक है। समझते जाओगे बहुत सारे फार्मूला आप खुद से डिराइव कर लोगे। तो चलिए 5-4 फार्मूला हो गया, अभी और फार्मूला हम लोग को मिलेगा। तो मोलैरिटी समझना आसान हो गया होगा आपके लिए। तो एक क्वेश्चन इसका कर लिया जाए, करते हैं। मोलैरिटी अभी समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला ये हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को एक कैपिटल M लिखते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Find the molarity of a solution containing 117 grams of sodium chloride present in 500 ml of water। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मोलैरिटी का, कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 117 ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब देखो, बचपन में आप लोग पढ़ लोगे मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला भी हम लिखे थे मोलैरिटी का जो फॉर्मूला लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस में रखना था, लीटर्स में रखना था, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका कैसे कर लेंगे, NaCl का मास ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, मास ऑफ NaCl ये कितना दिया हुआ है, 117 ग्राम,
तो हम लोग को निकाल, यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए पिछला कॉन्सेप्ट में जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ किसके टर्म में दिया हुआ, मास के टर्म में, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोल मतलब मास के टर्म में दिया हुआ है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा हमारा, जब भी आप कैलकुलेट करोगे देखोगे 58.5 ग्राम। ये सब सारा कैलकुलेशन सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या हो जाता है, गिवन मास। गिवन मास हमारा क्या है, ये वाला कितना है, गिवन मास। चलिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं फिर से, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल, ये लिखते हैं। गिवन मास हमारा कितना है, 117 ग्राम, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो, ये 117 एग्जैक्ट इसका क्या है, डबल है ना, डबल। तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये मोल ऊपर चला जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मोल। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमारा ये मोल निकल गया। दूसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर्स में लेना है। दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिलीलीटर इनटू लीटर्स। अब कैसे करना है, यहाँ आपको पता होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो यहाँ पे देखो 5, ये तो देख के पता चल जाएगा, 500 मिलीलीटर इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ लीटर्स। ये कैलकुलेशन आप बचपन में पढ़े होंगे, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब इसी की बात करते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। ये मोल निकल गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम। अब एक चीज़ देखो, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है NaCl लिए हुए हैं और क्या लिए हुए हैं, वाटर लिए हुए हैं। तो जो अगर ये 500 ml ले रहे हैं तो सॉल्यूशन भी हमारा क्या बनेगा, 500 ml का ही बनेगा, वाटर जितना लिए हुए हैं। तो वो सॉल्वेंट का ही जो वॉल्यूम है, वो यहाँ इस केस में सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा। आप खुद इमेजिन कर लो, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम ले नहीं सकते, जो वॉल्यूम रहेगा किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो इसका वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं, कितना, ये 500 ml दिया हुआ है, मीन्स हाफ लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हाफ लीटर, या आप इसको 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम किस में, लीटर के केस में। अब निकालना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारा 2 आ जा रहा है और वॉल्यूम क्या आ जा रहा है, हाफ आ जा रहा है। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हमारा 2 मोल है और वॉल्यूम इन लीटर्स क्या है, हाफ लीटर। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 मोल पर लीटर, दैट इज 4 मोलरिटी। मोलरिटी कैलकुलेट हो गया, इजी। ये करने का तरीका होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए। अच्छा चलिए कुछ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। ऑफ अ, ऐसे लिखा हुआ रहेगा 0.2, 0.5, 1, 2, 3, कैपिटल M लिखा हुआ रहेगा, ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कैपिटल M में आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, मोलरिटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलरिटी। सॉल्यूशन अगर हम कर लेते हैं, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है। निकालने क्या बोल रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर्स। हमें निकालना है मोलरिटी को। हमको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलरिटी हमारा ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर्स, ठीक है। 2 लीटर्स दिया हुआ है। अब इसको देख लो, अगर 2 लीटर्स यहाँ दिया हुआ है, मोल निकालना है, इसका हम लोग लिख सकते हैं 2m। m को क्या लिख सकते हैं, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। n क्या हो जाएगा, 2m इंटू 2 लीटर्स। m को क्या लिख सकते हैं, मोल
पर लीटर इंटू 2 लीटर, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, -1 है, यहाँ क्या है +1 है, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं, पावर 0 हो जाएगा, तो किसी चीज़ का भी पावर 0 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 मोल। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया रह सकता है, मतलब आपके पास 3 टर्म्स हैं, कौन कौन है, मोल है, मोलैरिटी है, मोल है और वॉल्यूम है। इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। पहला केस में क्या दिया था, ये दोनों पहले केस में ये दोनों निकाल लिए थे, यहाँ मास दिया था, मोल निकाल लिए थे उससे, ये दिया हुआ था तो मोलैरिटी निकल गया था। अभी के केस में सेकंड केस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल निकालने के लिए पूछा जा रहा है और यहाँ पे क्या मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये फार्मूला काम आ गया। अब अगर क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करके दे, आपको समझ आना, यहाँ पे जो m लिखा हुआ रहेगा ना, ये m कैपिटल M, ये मोलैरिटी के लिए लिखा हुआ रहेगा। दूसरा टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है हल्का सा इन लोगों को डेफिनेशन और इन लोगों को फार्मूला में। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। यहाँ पे फिर कंफ्यूज करोगा कि स्मॉल m तो सर आप बोले थे गिवन मास के लिए लेना है, अरे भाई उसको आप x ले लो, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट बुक्स में जो मेंशन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग मोलैलिटी पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मोलैरिटी आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी पे, इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। मोलैरिटी के केस में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ तक तो ठीक था, प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था उसमें। यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है। डिफरेंस देखो, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम फार्मूला के टर्म में लिख लेते हैं तो मोलैलिटी को अगर लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो मास होता है, मास का यूनिट क्या हम लोग लेते हैं, ऐसा यूनिट केजी, इसको हमको केजी में लेना है। इसके पहले वाला में क्या था, यहाँ सॉल्यूशन था, लीटर्स वॉल्यूम में था, उसमें लीटर्स लेते थे। अगर इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल लिखते हैं, मास ऑफ क्या, इसको क्या लिखते हैं पर केजी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर केजी। इसी को लिखते हैं हम लोग स्मॉल m मतलब क्या हो जाता है मोल पर केजी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स को टेम्परेचर से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यह मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास को हम चेंज नहीं कर सकते, मास इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। तो ना ये टेम्परेचर पे मतलब डिपेंड करेगा, ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, या तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो देखिए 4 पॉइंट उसमें लिखवाए थे, 4 पॉइंट इसमें लिखवाए। अगर आपको डिफरेंस लिखने आता है तो आप पॉइंट वाइज डिफरेंस लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी में क्या करना है हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स वो 3 फार्मूला के हिसाब से निकाल देंगे, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट का मास दिया रहेगा, अगर वो ग्राम में तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग को मास हमेशा किस में रखना है, केजी में। मिलीग्राम में दिया तो भी इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब इसका कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अच्छा चलिए एक चीज़ और कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखेंगे, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर आपको कैपिटल M से दिखाना है तो कैपिटल M से दिखा सकते हैं, x से दिखाना है x से दिखा सकते हैं। आप जिससे बोलोगे, अगर x को बोलोगे तो x से दिखा देते हैं। x हमारा क्या है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। 5th फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर।
अभी 5 फार्मूला हो गया, और भी आगे बहुत सारा फार्मूला मिलेगा। जब भी हम लोग आइडियल गैस वाला डिस्कशन करेंगे तो वहाँ गैसेस टर्म्स, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ जाएगा। उसमें क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो पी वी बाई आर टी। चलिए उसको डिस्कस करेंगे। और स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर हमारा 5th चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या है, कोई लिमिटेड फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 जो मेन है, ये 3 मेन यूज़ करके हम आगे चलते चले जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ यहाँ पे देखो जब भी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है, ग्लूकोज घोल के दो पीने के लिए, एनर्जी के लिए। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं। बोला कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट द मोलैलिटी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल m ऑफ अ सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन का करना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में 180 ग्राम क्या डालते हैं, ग्लूकोज। किस में डाल रहे हैं हम लोग, पानी में डाल रहे हैं। कितना पानी ले रहे हैं, 360 ग्राम। इसके वाले पहले क्वेश्चन में लिए थे हम लोग, वाटर को किस में लिए थे, वॉल्यूम में लिए थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या था, मोलैरिटी था। मोलैरिटी में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम। अब हम लोग को मोलैलिटी निकालना है, तो इसमें क्या यूज़ करना है हमारा, केजी, मतलब मास। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका ऐसा भी दे सकता है ना, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मोलैलिटी निकालने बोलेगा, और जो सॉल्वेंट है उसको दे देगा वॉल्यूम में बोलेगा निकालने के लिए। तो उस केस में क्या देगा, क्वेश्चन में एक डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, तो वहाँ पे मास निकल जाएगा। तो उसका भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। अभी हम लोग ले रहे हैं ग्लूकोज ले रहे हैं, उसमें कुछ मतलब ग्लूकोज को किस में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं। तो ग्लूकोज 180 ग्राम है और पानी कितना है, 360 ग्राम। तो आप देख लो कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट। तो हियर इन दिस केस द सॉल्यूट इज़ ग्लूकोज एंड द सॉल्वेंट इज़ वाटर। तो हम लोग 180 ग्राम 360 में मिला रहे हैं। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग को मोलैलिटी निकालना। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा अभी क्या लिखे थे, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको एक्स से ले लिए थे, इसको किस में लेना है, केजी में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ ना, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ, मास दिया हुआ। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, पहला दूसरा तीसरा फार्मूला, पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, अगर वॉल्यूम दिया रहता तो ये यूज़ करते हैं। लेकिन अधिकतर आपको ये मास वाला ही मिलेगा। मोलैलिटी में अधिकतर आपको मास वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग पहला फार्मूला का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ ये दिया हुआ है ग्लूकोज, ये अंडरस्टूड है ग्लूकोज लेसर अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, ये सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता ही होगा, C6H12O6। कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम ही आएगा। करके देख लेना, ये करवाया हुआ है पिछले क्लासेस में। तो अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 180 ग्राम पर मोल। 180 से 180 कैंसिल, मस 180 इज कैंसिल बाय 180, ग्राम इज कैंसिल बाय ग्राम, ये मोल ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मोल। ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला अगर हम मोलैलिटी निकालते हैं, देन वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स दैट वी आर गेटिंग 1 मोल। अब हम लोग को ये x निकालना, x क्या है हमारा नंबर, ये मास। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ मास ऑफ वाटर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, इसलिए क्या ले लेंगे, इसको सॉल्वेंट ले लेंगे। ये कितना हमारा दिया हुआ है, 360 ग्राम। ठीक है, 360 ग्राम दिया हुआ है। तो देखिए कैलकुलेशन आपका पॉइंट में भी आ सकता है, जिसका आंसर रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर ना फिक्स नंबर ही आ जाए। 360 ग्राम अगर आपको दिक्कत है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 500 ग्राम ऑफ वाटर ले सकते हैं। चलिए बोलोगे तो आप चेंज कर दें, मतलब बोलना क्या है, यही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है। क्या 360 बटे 1000, ये क्या हो जाएगा, केजी में आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 0.36 आ जाएगा। इसको कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा कैलकुलेट क्या करना है,
मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय ये n कितना दिया हुआ हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये इसको लिख सकते हैं 0.36 kg, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.36 kg ऊपर में मोल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/36 मोल पर kg, या तो 50/18 और कैंसिल आउट करते हैं, ये क्या होगा 18 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में, 4 से कैंसिल होता है तो 9 25/9 मोल पर kg, इसी को लिख सकते हैं 25/9 स्मॉल m मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ये वाला 0। तो मोलैलिटी इजी है। अब देखिए आपको यहाँ पे भी 3 टर्म दिया हुआ है, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। या फॉर्मूला हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 360 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो मोलैलिटी भी निकालना आसान हो गया। अब मोलैलिटी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मोलैलिटी हम लोग और डिस्कस करते हैं, हम लोग जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, उसमें और ज़्यादा डीपली इसको डिस्कस करते हैं। ये सब अभी क्या है ना कि जो बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, अगर वो इसको समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आज, अगर ये समझ में आ जा रहा है तो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स का जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जब चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इसके बाद मोलैलिटी समझ में आ गया। अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस हम अभी पॉइंट वाइज लिखे थे, उसको एज ए डिफरेंस में कन्वर्ट कर देना है, कर लोगे आप। इसके बाद तीसरा आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किसी किसी बुक में देखोगे आप x से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, या फिर ऐसे वो एक लेटर रहता है ग्रीक लेटर जीटा, ये रहेगा, या तो फिर x रहेगा। जनरली हम लोग x से लिखते हैं, हमारे लिए वो लिखना आसान हो जाता है, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। x से रिप्रेजेंट कर लिए, तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, यहाँ नाम सुन के पता चल जा रहा होगा, फ्रैक्शन मतलब मोल का कुछ पार्ट लेना है। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर अभी हम लोग ले लेते हैं 40 ग्राम NaOH, इसको हम लोग ले लेते हैं 180 ग्राम वाटर में मिक्स कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारा बन गया, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, मिल गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे NaOH है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका अगर हम बात करते हैं NaOH का, तो इसका देखोगे 40 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन सिखाया हुआ है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस होता है ये वाला, लास्ट में OH लगा हुआ है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं लास्ट में OH लगा हुआ तो बेस ही होगा, लेकिन हम लोग पहचानने का क्या है ना कि इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो OH माइनस आयंस रिलीज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। ये 40 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 40, एक मोल आ गया। ये किसका है, अगर NaOH को हम लोग पहला मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूशन का, इसको दूसरा मानते हैं, या तो A और B करके भी मान लेते हैं, तो ये पहला का निकल गया इतना, एक मोल। अगर इसकी बात करते हैं वाटर को हम लोग, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NaOH ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ मास के टर्म में दिया, पहला फार्मूला गिवन मास कितना दिया हुआ 180 ग्राम, 180 बाय मॉलिक्यूलर मास 80, दैट इज 10 मोल्स, इतना निकल गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन के अंदर इसको और इसको मिक्स कर दिए ना, मिक्स कर दिए, तो इसका हमारा 1 मोल आ रहा है, उसका कितना आ रहा है 10 मोल आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, 1 प्लस 10, 11 मोल्स आ जा रहा है ना, कितना आ जा रहा है ये 11 मोल्स आ जा रहा है।
तो अब इसका फ्रैक्शन करना है, मतलब ये 11 मोल्स में से कितना पार्ट NaOH का है, कितना पार्ट वाटर का है। तो अब देखते हैं कि 11 मोल्स में से टोटल हमारे पास कितना है, 11 है। 11 में से NaOH का कितना मोल आ जा रहा है, 1 मोल आ जा रहा है, और टोटल में से वाटर का कितना मोल आ जा रहा है, 10 मोल आ जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, कि टोटल में से कितना फ्रैक्शन इसका है, कितना फ्रैक्शन उसका है, बस ऐसे सिंपल। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये हो जाएगा। तो यहाँ तो ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको फॉर्मूला में लिखना कैसे, फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। या आई होप ये क्लियर होगा एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल जब क्लियर हो गया तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखे थे हम लोग, इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या ले रहे थे, NaOH इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग H2O के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब नंबर ऑफ मोल्स ये तो हो गया, अब हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, 1/11। 1 किसका था, इसका था। 1 क्या था, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यही था। अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाटर का नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे NH2O और नीचे टोटल लिखेंगे, दैट इज NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको हम लोग अभी तो ये एग्जांपल लेके किए, हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूएंट के टर्म में भी लेकर लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर सॉल्यूशन बना लिया, हम लोग उसको A B C के टर्म में भी लिख सकते हैं या 1 2 3 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल था, ये समझ में आ गया। अब जो मेन इसको हम लोग मॉडिफाई करके एक फार्मूला लिख लेते हैं, वो किसी के लिए भी हो सकता है। ये तो एक हमारा एक एग्जाम्पल था। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, X से। यहाँ देखिए A और B मिलके क्या बना ले रहा है, सॉल्यूशन बना ले रहा है। हम मोल कि A का मोल मान लेते हैं Na, B का मोल मान लेते हैं Nb, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा X है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा Xb। ये हमारा क्या हो जाता है, मोल। ऊपर में जो लिए हैं ये दोनों क्या है, मोल। ये दोनों को क्या ले रहे हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को XA और XB से लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर C रहता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na प्लस Nb प्लस Nc, Nb Na प्लस Nb प्लस Nc, C रहता तो Nc बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, जनरली आपका बाइनरी सॉल्यूशन ही रहता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट लेना है, एक ही सॉल्वेंट लेना है। तो ज़्यादा हम लोग 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं लेने की जरूरत है, हम लोग को बस ये 2 से काम चल जाएगा। अब एक चीज़ आप देखो कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐड करते हैं तो ये हमेशा 1 आएगा, ये हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। देख लो करके, जब ये दोनों को ऐड करेंगे XA प्लस XB, ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये Na बाय Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा Nb Na प्लस Nb। डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb, ऊपर में आ जाएगा Na प्लस Nb, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज यूनिटी 1, चाहे 2 कंपोनेंट रहेगा 3 कंपोनेंट रहेगा, सॉल्यूशन में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 लिख सकते हैं। देखो R है, आप करके देख लेना। हमेशा अब इसके पहले जो NaOH लिए थे और क्या लिए हुए थे, H2O लिए थे, उसको भी आप ऐड करके देखना, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर ये हो गया हो तो हम पिछला एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। पिछला एग्जाम्पल हमारा क्या था कि अगर NaOH की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ रहा था 1। अगर वाटर की बात कर रहे थे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा था 10 आ रहा था। इसका अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं NaOH, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है, टोटल कितना जाएगा 11। अगर हम वाटर की बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1, ये 11 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करके देखो 1/11 और 10/11, जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 1 आता है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो तो आपका क्वेश्चन में बेंजीन टॉल्यूइन दिया रहेगा। एक चीज़ जान लो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो बेंजीन और टॉल्यूइन क्या होता है नॉन पोलर होता है। वाटर और NaCl की बात करेंगे तो पोलर होता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब लाइक जैसा रहेगा, मतलब पोलर में सॉल्वेंट हो मतलब घुल जाएगा, और नॉन पोलर में ही साथ ही मिक्स होगा। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पोलर कभी नॉन पोलर के साथ मिक्स नहीं होगा। जब भी आप बर्तन लेते होंगे उसमें पानी डाला हुआ है, पानी के ऊपर आप ऑयल डाल दो तो ऑयल कभी पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज़ पोलर एंड ऑयल इज़ नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर कभी मिक्स नहीं होगा। पोलर के साथ हमेशा पोलर ही मिक्स होगा और नॉन पोलर के साथ हमेशा नॉन पोलर ही मिक्स होगा। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, अभी तक हम लोग जो डिस्कस की है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 चीज़ आपका क्लियर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे नॉर्मेलिटी हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, और मतलब ये सब चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th, तो हमारा वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब बार बार आपके यूज़ में आते रहेगा। इसलिए मतलब इस क्लास का मकसद यही था कि ये सब जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये लेक्चर के थ्रू जाके पूरा समझ सकते हैं। क्वेश्चन के साथ किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी टॉपिक के साथ हम ये क्लास आज यहाँ एंड कर रहे हैं। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।